एक ऐसा नाम जो खुफिया एजेंसियों की फाइलों में एक गहरे रहस्य की तरह दर्ज है, द कराची प्रोजेक्ट। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2010 और तारीख थी 13 फरवरी। एक ऐसी तारीख जो पुणे के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज होने वाली थी। पुणे का कोरेगांव पार्क इलाका, काफी हलचल रहती है वहां। वहीं पर थी जर्मन बेकरी, दोस्तों, परिवारों, टूरिस्ट्स सबके लिए एक पसंदीदा अड्डा। उस शाम भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था। हवा में कॉफी और ताज़ी बेक्ड ब्रेड की महक, मतलब एक परफेक्ट शांतिपूर्ण शाम। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके ने उस शांति को चीर कर रख दिया और देखते ही देखते 17 जानें चली गईं। तो ये हमला हुआ पुणे के सबसे पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट्स में से एक जर्मन बेकरी पर। और इस धमाके ने सिर्फ एक इमारत को ही नहीं तोड़ा, इसने देश की सुरक्षा की भावना को भी आप कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया। तो हुआ क्या था उस शाम एग्जैक्टली? पुणे का वो भीड़भाड़ वाला इलाका कोरेगांव पार्क, वहां मौजूद जर्मन बेकरी को निशाना बनाया गया। जो लोग मारे गए उनमें भारतीय भी थे और कुछ विदेशी नागरिक भी। ये हमला देश की सुरक्षा पर एक और गहरे घाव जैसा था। लेकिन इस हमले के बाद ना हवा में एक सवाल तैरने लगा, एक ऐसा सवाल जिसकी गूंज एक पिछले और भी भयानक हमले से जुड़ी हुई थी। देखिए, देश ना उस वक्त 26/11 मुंबई हमलों के सदमे से पूरी तरह उबरा नहीं था। वो जख्म अभी भी ताज़ा थे। तो आतंक का जो खतरा था वो लगातार महसूस हो रहा था। हर छोटी बड़ी घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगी थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ, क्या पुणे का ये धमाका बस एक अकेली अलग थलग घटना थी, या फिर ये किसी बहुत बड़ी, गहरी और छिपी हुई योजना का हिस्सा था? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक छुपे हुए एक सीक्रेट ऑपरेशन की परतें खुलनी शुरू हो गईं। जांच के दौरान एक थ्योरी सामने आई जिसे नाम दिया गया द कराची प्रोजेक्ट। अब सवाल ये है कि ये है क्या? ये एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन माना गया जिसका मकसद था भारत के अंदर ही यहीं के लोगों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और फिर उन्हीं के जरिए भारत में हमले करवाना। तो अब सवाल ये था कि पुणे की एक बेकरी में हुए धमाके का इस इतनी बड़ी साजिश से क्या लेना देना हो सकता है। यहीं से इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक करके कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। अब देखिए, ये जांच कैसे आगे बढ़ी। सब कुछ शुरू हुआ ब्लास्ट साइट पर मिले फोरेंसिक सबूतों से। इन सबूतों के आधार पर कुछ मुख्य संदिग्धों की पहचान हुई और जब इन संदिग्धों से पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाले नेटवर्क का पता चला। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ पुणे तक ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। और यहीं से जांचकर्ताओं ने सोचना शुरू किया कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन हो सकता है। एक थ्योरी जिसे बाद में द कराची प्रोजेक्ट का नाम मिला। मतलब इसे ऐसे समझिए कि पुणे का जो ब्लास्ट था वो असली मकसद था ही नहीं, वो तो बस एक लक्षण था, एक बड़ी छिपी हुई स्ट्रैटेजी का एक नतीजा। असली खेल तो कुछ और ही चल रहा था और वो कहीं ज्यादा बड़ा था। तो इस थ्योरी के सामने आने के बाद भारत पर एक ऐसे अदृश्य खतरे का साया मंडराने लगा जिसका सामना करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था, एक अनसीन थ्रेट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि खतरा किस तरह से बदल रहा था। देखिए, पहले क्या होता था? खतरा था सीमा पार से आने वाले विदेशी हमलावरों का, जिन्हें पहचानना फिर भी थोड़ा आसान होता था। लेकिन अब जो नई थ्योरी सामने आई वो बहुत खतरनाक थी। ये थी दूर बैठकर यहीं के लोकल लोगों को हथियार बनाना और उनसे हमले करवाना। मतलब दुश्मन आपके बीच ही मौजूद हो सकता था और आपको पता भी नहीं चलता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो एक डरावने सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर पुणे का एक हमला एक इतने बड़े गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है, तो ऐसे और कितने साए हैं जिन्हें हम आज भी देख नहीं पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। सोचिए, एक आतंकी हमला हो जिसके पीछे विदेशी हाथ हो, लेकिन हमलावर अपने ही देश के नागरिक हों। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक बेहद शातिर खुफिया रणनीति थी जिसे कराची प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। आइए आज शहरी आतंकवाद के इसी खतरनाक मॉडल को समझते हैं। जब पुणे में ब्लास्ट हुआ तो जांच करने वालों को एक बात तो साफ समझ आ गई कि ये कोई मामूली आतंकी हमला नहीं है। इसके पीछे तो एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मॉडल काम कर रहा था। एक ऐसा मॉडल जो अपनी असली पहचान छिपाने में माहिर था। तो आखिर ये कराची प्रोजेक्ट था क्या? ये नाम बार बार जांच एजेंसियों की फाइलों में आखिर आ क्यों रहा था? चलिए आज इसी पूरी साजिश से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खुफिया एजेंसियां इस कराची प्रोजेक्ट को असल में देखती कैसे थीं, मतलब इसकी परिभाषा क्या थी। अब देखिए, कराची प्रोजेक्ट कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, ये तो एक कोड नेम था, एक ऐसी खूंखार आतंकी रणनीति के लिए जो 2003 के बाद सामने आई।
और इसका जो मूल आइडिया था वो बहुत ही खतरनाक था। हमला भारत पर करो, लेकिन इस्तेमाल भारत के ही कुछ भटके हुए नौजवानों का करो। तो सवाल ये है कि ये खतरनाक प्लान जमीन पर काम कैसे करता था। असल में इसे 4 स्टेप्स के एक प्लान के तहत अंजाम दिया जाता था। और देखिए, ये सुनने में जितना खतरनाक लगता है ना, इसे असलियत में करने का तरीका उससे भी कहीं ज्यादा शातिर था। तो इस मॉडल के 4 मेन हिस्से थे। पहला स्टेप था रिक्रूटमेंट, मतलब भारत से कुछ ऐसे युवाओं को ढूंढो जिन्हें आसानी से बहकाया जा सके। दूसरा स्टेप ट्रांजिट, अब इन्हें सीधे पाकिस्तान नहीं भेजा जाता था, नहीं, बल्कि किसी तीसरे देश के रास्ते, ताकि किसी को शक ना हो। तीसरा स्टेप था ट्रेनिंग, कराची में इन्हें बम बनाने से लेके हर तरह की आतंकी ट्रेनिंग दी जाती। और फिर आता था चौथा और आखिरी स्टेप, एग्जीक्यूशन। पूरी तरह तैयार होने के बाद इन्हें वापस भारत भेजा जाता था हमले करने के लिए। अब इतनी सारी मेहनत, इतना घुमावदार रास्ता, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक था, जिसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मतलब पकड़े भी जाओ तो ये साबित ही ना हो पाए कि इसके पीछे हम थे, अपने हाथ बिल्कुल साफ दिखाना। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका अपनाया ही क्यों गया, सीधे सीधे हमला क्यों नहीं किया? असल में जवाबदेही से बचने की यही कोशिश इस पूरे मॉडल का सबसे खतरनाक पहलू था। मकसद बस एक था, और वो बिल्कुल साफ था, हमलों से अपना नाम पूरी तरह से दूर रखना। साजिश की हर कड़ी को कुछ इस तरह से जोड़ा गया था कि जांच की सुई घूम फिर कर कहीं भी जाए, लेकिन सीधे पाकिस्तान तक कभी ना पहुंच पाए। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हर एक कदम बहुत सोचा समझा था। क्योंकि जरा सोचिए, जब हमला करने वाले भी लोकल हों और बॉम्ब बनाने का सामान भी लोकल हो, तो किसी बाहरी साजिश को साबित करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है ना? तो ये कैसे किया गया? इसके 3 मुख्य तरीके थे। पहला, बम बनाने के लिए लोकल मार्केट में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, हमलों के लिए लोकल चेहरों को ही आगे रखा गया। और सबसे जरूरी बात, जो असली मास्टरमाइंड थे, वो हमेशा पर्दे के पीछे, सरहद के उस पार महफूज बैठे रहे। तो अब जब इन सारी कड़ियों को हम जोड़कर देखते हैं, तो इस खतरे की एक बहुत ही, कह सकते हैं, परेशान करने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। इसे ऐसे समझिए, ये एक पेड़ की तरह था। दुनिया को ऊपर से क्या दिख रहा था? लोकल चेहरे, लोकल सामान। लेकिन जमीन के नीचे इसकी जो जड़ें थी, वो सीधे जाकर इंटरनेशनल टेरर प्लानिंग से जुड़ती थी। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा खतरा जिसका चेहरा तो घरेलू था, पर दिमाग विदेशी। और बस यही वजह है कि इसे शहरी आतंकवाद का एक नया मॉडल कहा गया। एक ऐसा मॉडल जो पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग और, सच कहें तो, कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि एक ऐसे खतरे से कैसे निपटा जाए, जिसका चेहरा तो अपना सा लगे, लेकिन जिसकी सोच और इरादे कहीं और से चल रहे हों। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं।